तो इसमें कहा गया है कि मानव विकास की वृद्धि एवं विकास के कई आयाम होते हैं, यानी कि मानव की वृद्धि के और विकास के कई आयाम होते हैं। ठीक है, विकास के विभिन्न अवस्थाओं में बालकों में विविध प्रकार के गुण एवं विशेषता पाई जाती है, यानी कि जब बालक का विकास होता है तो कई अवस्थाओं में विविध प्रकार के गुण एवं विशेषताएं पाई जाती है। ठीक है, इसका अध्ययन मनोवैज्ञानिकों ने विकास की अवस्था से संबंधित सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिकों में पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगस्की के नाम आते हैं। यानी कि ये जो मनोवैज्ञानिक हैं वो विकास के अवस्थाओं के अनेक पहलू पे सिद्धांतों को दिए हैं, जिसमें पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगस्की जी आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं इसमें। तो इसमें पहले आते हैं जीन पियाजे। जीन पियाजे ने क्या सिद्धांत दिया, इसको हम समझते हैं। तो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ये संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या होता है इसके बारे में हम पहले समझते हैं। ठीक है, तो जीन पियाजे एक स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, जीन पियाजे जो थे स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने बालकों के बुद्धि का विकास किस प्रकार से होता है यह जानने के लिए उन्होंने अपने स्वयं के बच्चों को खोज का विषय बनाया, यानी कि बालक का बुद्धि और विकास किस प्रकार होता है इसको जानने के लिए वो अपने बच्चे को खोज का स्वयं विषय बनाए, यानी कि अपने ही बच्चों पे देखते थे कि वह कैसे गतिविधि कर रहे हैं, कैसे चीज़ों को सीख रहे हैं। ठीक है, बच्चे जैसे जैसे बड़े होते गए उनका मानसिक विकास संबंधित क्रियाएं का वो बड़ी बारीकी से अध्ययन करते थे, यानी कि उनके जब बच्चे जैसे जैसे उनका मानसिक विकास बड़ा होता गया वो उनको बारीकी से अध्ययन करते थे तथा इस अध्ययन के परिणाम स्वरूप, यानी कि उसको देख के और जो उनका उससे विचार या प्रतिपादित हुआ तो उसी को हम मानसिक या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहते हैं, यानी कि उनको देख के जो उनका परिणाम निकला उनको ही संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है, यानी कि इनके जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं उसे 4 भागों में बांटा गया है जो निम्न प्रकार के हैं। ठीक है, तो इसमें पहला आता है इंद्रजानित गामक अवस्था, यानी कि जो इंद्रियों के द्वारा बच्चे चीज़ों को जान सके, समझ सके, उसे हम इंद्रियाजनित गामक अवस्था बोलते हैं। ठीक है, ये जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है, यानी कि इंद्रजनित जो गामक अवस्था होती है वो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है। ठीक है, इसमें देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट है। तो इसमें पहला पॉइंट है कि मानसिक क्रियाएं इंद्रियाजनित गामक क्रियाओं के रूप में संपन्न होती है, यानी कि जो मानसिक क्रियाएं होती है बालकों की, जो बच्चे जन्म से लेकर 2 वर्ष को होते हैं, वो अपनी इंद्रियों के द्वारा ही चीज़ों को जानते हैं और समझते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा हम पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट है कि भूख लगने की स्थिति को बालक रोकर व्यक्त करता है, यानी कि जब बालक को भूख लगता है तो वो अपने आप को रोकर व्यक्त करता है। ठीक है, इसके बाद इस अवस्था में व्यक्ति आँख, कान, नाक एवं नाक से सोचता है, यानी कि इस अवस्था में जो बालक होता है, जो बच्चा होता है, वो आँख, कान, नाक से सोचता है। ठीक है, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। ठीक है, जिन वस्तुओं को प्रत्यक्ष देखता है, यानी कि जिसको वो देखता है उसे अस्तित्व में मानता है, यानी कि जिस वस्तु को देखेगा वो समझेगा कि वो वस्तु अभी फिलहाल मतलब मौजूद है। ठीक है, अस्तित्व में है। ठीक है, इसके बाद अगला नेक्स्ट पॉइंट है कि इस आयु में बालक की बुद्धि उसके कार्यों के द्वारा व्यक्त किया जाता है, यानी कि इसमें जो बालक कार्य करता है उसकी बुद्धि को व्यक्त किया जाता है, यानी कि जैसे बालक किसी से, उदाहरण के रूप में हम समझ लेते हैं। उदाहरण यहाँ दिया गया है कि चादर पर बैठे शिशु चादर पर थोड़ी दूर स्थिति खिलौनों को प्राप्त करने के लिए चादर को खींचकर खिलौना प्राप्त करता है, यानी कि कोई बिस्तर या चादर पर बैठा है बालक और उस बिस्तर पर कोई खिलौना रखा हुआ है, तो उसको बच्चे पाने के लिए चादर को खींचेगा ताकि वो खिलौना उसको मिल जाए। ठीक है, तो एक उदाहरण हुआ। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है। तो दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष तक होती है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा पॉइंट है। तो इसमें पहला पॉइंट है कि इस अवस्था में बालक अपने परिवेश
कि वस्तुओं को पहचानने, उसमें विभेद करने लगता है। यानी कि इस अवस्था में जो बालक है वो अपने आसपास की वस्तुओं को पहचानने लगता है तथा उसको विभेद करने लगता है। विभेद का मतलब कि उसको कौन सी वस्तु बड़ी है, छोटी है, मतलब इन चीज़ों को उसका ज्ञान होने लगता है। ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है कि इस दौरान उसमें भाषा का भी विकास भी प्रारंभ होने लगता है। ठीक है। जो उसमें भाषा का विकास है वो शुरुआत होने लगती है इस अवस्था में। ठीक है। बच्चा कुछ कुछ शब्द बोलने लगता है। इस अवस्था में बालक नई सूचनाओं को और अनुभव को संग्रहित करने लगता है। यानी कि बच्चे नई चीज़ों को जानने लगता है तथा उसको अपने मस्तिष्क में, अपने विचारों में उसको बैठाने लगता है। ठीक है। वो पहली अवस्था की अपेक्षा अधिक समस्या का समाधान करने योग्य हो जाता है। यानी कि जब इससे पहले जो इंद्रजनित गामत अवस्था थी उससे अपेक्षा अब चीज़ों को, समस्याओं को वो उलझने लगता है या समझने लगता है। ठीक है। इसके बाद बच्चों में अस्थायित्व गुण आ जाती है, अब विचार की क्षमता विकसित हो जाती है। यानी कि बच्चों में जो स्थायित्व की गुण या विचार उसके अंदर आने लगती है इस अवस्था में। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 वर्ष से 11 वर्ष तक होती है। मूर्त यानी जो हम देख सके, उसके बारे में सोच सकें, तो उसे हम मूर्त कहते हैं। ठीक है। तो इसमें कौन कौन से पॉइंट है? तो इसमें पहला पॉइंट है जो इस अवस्था में बालक अपने वस्तुओं को पहचानने, उनका विभेदीकरण करने यानी डिफरेंट करने तथा उनका वर्गीकरण करने की क्षमता विकसित हो जाती है। यानी कि जो इस अवस्था में बालक होते हैं उनमें वस्तुओं को अच्छी तरीके से पहचानने, उनका विभेदीकरण मतलब कि कौन सी वस्तु, जैसे कोई वस्तु काली है या कोई वस्तु सफ़ेद है तो उनमें विभेदीकरण करने लगता है तथा वर्गीकरण का मतलब कि कौन वस्तु बड़ी है, कौन वस्तु छोटी है, इन चीज़ों को वो समझने लगता है। ठीक है। इसमें दूसरा पॉइंट है कि वह चिंतन और अधिक क्रमबद्ध एवं तर्क संगत करना प्रारंभ कर देता है। यानी कि वो चीज़ों को सीखने या सोचने लगता है कि कैसे ये चीज़ें बनी हुई है तथा क्रम से चीज़ों को जानने लगता है और उसके साथ तर्क भी करने लगता है। ठीक है। इस अवस्था में बालक विश्वास करने लगता है तथा लंबाई, भार, अंक आदि विषयों पर सोचने लगता है। यानी कि इस अवस्था में जो है वो लंबाई किसकी कितनी बड़ी है, किससे कितनी बड़ी है, इन चीज़ों को सोचने लगता है तथा अंकों को भी पहचानने लगता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अगला कि भाषा का पूर्ण विकास बालकों के किसी पूर्व और उसके अंश के संबंध में तर्क कर सकता है। यानी कि भाषा पूर्ण विकास बालकों के किसी पूर्व और उसके अंश के संबंध में तर्क कर सकता है। बालक अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने के लिए उनके नियमों को सीख सकता है। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि बच्चा या जो बालक है वो अपने पर्यावरण में कैसे अपने आप को ढाल के रह सकता है, यानी कि कैसा पर्यावरण है उसके अनुसार वो बालक या उस परिवेश का क्या नियम है, वहाँ रहने का क्या रूल नियम है, तो उसके अनुसार बालक अपने आप को ढाल लेता है। ठीक है। चौथा है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक चलती है। अमूर्त मतलब कि जो हम देख ना सके लेकिन उसके बारे में सोच सकें, समझ सकें। ठीक है। तो अमूर्त का सेंस ये है। इसमें जो पहला पॉइंट है इसमें दिया गया है कि यह अवस्था 11 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक रहती है। ठीक है। अमूर्त चिंतन इस अवस्था में प्रमुख विशेषता होती है। यानी कि किसी चीज़ को दिखाई ना दे तो लेकिन उसके बारे में गहन अध्ययन करना या उसके बारे में सोचना इस अवस्था में होती है। ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है कि इस अवस्था में भाषा संबंधित योग्यता तथा संप्रेषणशीलता के विकास ऊंचाइयों को छूने लगता है। यानी कि इसमें जो भाषा का विकास है वो थोड़ा अच्छा हो जाता है पहले से बेहतर। यानी किनको किस प्रकार से बोलना है, किनको सम्मानित करके बोलना है, अपने बड़ों से कैसे बात करना है, ये चीज़ें अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में विकसित हो जाती है। ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है कि बालकों में अच्छी तरह से सोचने, समस्या समाधान और निर्णय लेने की क्षमता विकसित हो जाती है। यानी इस अवस्था में क्या होता है कि बालकों को सोचने की क्षमता है वो ज़्यादा विकसित हो जाती है तथा चीज़ों को समझने और उसका समाधान करने की भी क्षमता विकसित हो जाती है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं अगला क्या है। तो अगला हम समझ लेते हैं, इसमें जीन पियाजे ने अलग अलग
कुछ पहलू दिए हैं, कुछ शब्दों को हम समझ लेते हैं क्या आता है। तो अनुकूलन किसे कहते हैं? तो अनुकूलन क्या होता है कि वातावरण के अनुसार जो स्वयं को ढाल लेता है उसको अनुकूलन कहते हैं। यानी कि जिस परिवेश में रह रहा है उस परिवेश में बच्चा अपने आप को ढाल लेता है तो उसको अनुकूलन कहते हैं। जैसे हम जम्मू कश्मीर के रहने वाले जो बालक होते हैं तो वहाँ ठंडा वंडा प्रदेश पाया जाता है तो वो अपने आप को वातावरण में ढाल लेते हैं। लेकिन जब ये उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश में आएंगे तो यहाँ का मौसम थोड़ा गर्म और ज़्यादा हीट होता है तो उनको ढालने में थोड़ा कठिनाई महसूस होगी तो वो धीरे धीरे अपने आप को अनुकूलन कर लेते हैं। तो इसे हम अनुकूलन करते हैं, ठीक है। इसके बाद आत्मसातीकरण क्या होता है, एसिमिलेशन क्या होता है? तो जो पूर्व ज्ञान है यानी कि जो पहले का हम ज्ञान अपने आप में अर्जित किए हैं तथा उस नवीन ज्ञान को जोड़ने की प्रक्रिया आत्मसात करते हैं। यानी कि जो हम पहले का ज्ञान जानकारी रखे हुए हैं उसमें और कुछ ज्ञान जोड़ लेना आत्मसात करना है। समायोजन किसे कहते हैं? तो जब कोई बालक अपने पुराने स्कीमा यानी कि जो स्कीमा मतलब कि ख्याल बोल सकते हैं, यानी कि जो स्कीमा बनाया हुआ है अर्थात ज्ञान में परिवर्तन करना प्रारंभ कर देता है तो वह प्रक्रिया समायोजन कहते हैं। यानी कि जो पहले का उसके अंदर ज्ञान बना हुआ है कि इसे मान लीजिए कि कोई बिल्ली को देखा हुआ है और उसी के अनुसार 4 पैरों वाला कुत्ता देख लेगा तो उसमें जो परिवर्तन लाएगा उसे हम समायोजन कहते हैं, ठीक है। तो अलग अलग विभेद कर सकेंगे कि कौन सी बिल्ली है कौन सा कुत्ता है, ठीक है। तो उसे हम समायोजन कहते हैं, एडजस्टमेंट, ठीक है। इसके बाद स्कीमा क्या है उसको समझ लेते हैं। स्कीमा एक संज्ञानात्मक ढांचा या अवधारणा है जो जानकारियों को व्यवस्थित और व्याख्या करने में मदद करती है, ठीक है। स्कीमा सोच और व्यवहार को पैटर्न का वर्णन करती है जिसका इस्तेमाल लोग दुनिया को समझने के लिए करते हैं। स्कीमा अनुभव के जरिए बनती है और लगातार बदलती रहती है, ठीक है। यानी कि स्कीमा का मतलब क्या कहते हैं कि जैसे हम किसी ज्ञान को देख लेते हैं या समझ लेते हैं चीज़ों को तो उसके अंदर जो उसको अपने मस्तिष्क या अपने ज्ञान के अंदर उसको समाहित कर लेते हैं उसको स्कीमा कहते हैं, ठीक है। ये स्कीमा बदलती रहती है, जैसे कुछ चीज़ों को देख के उसमें हम मॉडिफाई या परिवर्तन करते हैं तो ये चीज़ होती रहती है, ठीक है। इसके बाद हम अगला देख लेते हैं। अगला क्या है? अगला है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व। यानी कि जीन पियाजे जो संज्ञानात्मक विकास है उसका शैक्षिक महत्व क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसमें पॉइंट दिया गया है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यानी कि जो संज्ञानात्मक या मानसिक विकास जो है वो लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, यानी बच्चे लगातार चीज़ों को सीखते रहते हैं, समझते रहते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है कि बालकों के मानसिक विकास धीरे धीरे सोपन यानी क्रम से अंतर्गत होता रहता है। यानी कि जो बालक होता है चीज़ों को क्रम से सीखता रहता है, ठीक है। इसके लिए बच्चों को सोचने की गुणवत्ता के रूप में वयस्क से भिन्न होती है। यानी कि जो बच्चे होते हैं वो वयस्क से थोड़ा भिन्न सोचते हैं, ठीक है। अतः अध्यापकों को पहले बालकों को मानसिक विकास की अवस्था का निर्धारण कर तब उसे शिक्षित करने हेतु योजना बनानी चाहिए। यानी कि पहले बच्चों के जो मानसिक स्थिति है उसको जाननी चाहिए, उसके अनुसार उसको बताना या समझाना चाहिए, ठीक है। इसे कहने का मतलब है। इसके बाद अगला हम पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कौन सा है? तो अगला पॉइंट है कि तार्किक चिंतन के विकास में बाल्य अवस्था महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है। यानी कि जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है वो बाल्य अवस्था में महत्वपूर्ण मानी जाती है। यानी जो बच्चों को जो उसके बाल्य अवस्था है उसमें अगर हम क्रिटिकल थिंकिंग का जोर देंगे तो वो महत्वपूर्ण भूमिका, वो सोचने समझने की क्षमता उसके अंदर अच्छी तरह विकसित होगी, ठीक है। अतः शिक्षकों को बच्चे में तार्किक क्षमता बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। यानी बच्चों को लॉजिकल सोचने की तरफ मोड़ना चाहिए ताकि वो चीज़ों को जान सके या उसका एनालाइज कर सके बेहतर से, ठीक है। इसके बाद अगला हम पॉइंट देखते हैं। अगला कौन सा है? तो अगला है जीन पियाजे के अन्य सिद्धांत। यानी कि जीन पियाजे के कौन कौन से अन्य सिद्धांत इसके बारे में समझ लेते हैं कि जीन पियाजे द्वारा दिए गए कुछ अन्य सिद्धांत निम्न है। यानी कि इसमें आता है निर्माण एवं खोज सिद्धांत। यानी निर्माण एवं खोज सिद्धांत में क्या है इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसमें है प्रत्येक बालक अपने अनुभव को अर्थपूर्ण बनाने के लिए क्रियाशील होते हैं। यानी कि अपने अनुभव को मतलब करने के लिए तत्पर रहते हैं या क्रियाशील रहते हैं, मतलब जानने की कोशिश करते रहते हैं, ठीक है। वह ये जानने के लिए
प्रयत्नशील होते हैं कि उसके विचार संबंधपूर्वक मेल खाता है या नहीं, यानी कि उनको हर चीज़ की जानने की इच्छा होती है। ठीक है, बच्चे उन व्यवहारों के विचार का समय समय पर खोज या निर्माण करते हैं जिन पियाजे के विचार के उन्होंने कभी पहले प्रत्यक्ष नहीं किया, यानी कि हर चीज़ों को जानने या खोजने के लिए वो तत्पर रहते हैं। ठीक है, इनका कहने का तात्पर्य है। दूसरा है पॉइंट कि पियाजे का विचार है कि संज्ञानात्मक विकास केवल नकल न होकर खोज पर आधारित होती है, यानी कि जो जानने की इच्छा होती है वो नकल करने की इच्छा नहीं, उसको अच्छी तरीके से खोजने और उसको समझने के बारे में होती है। ठीक है, जो नवीनतम खोज या उद्दीपक अनुक्रिया या सामान्यीकरण आधार पर नहीं समझाया जा सकता। जो ठीक है, इसके लिए उदाहरण के लिए देते हैं कि एक 4 साल का बालक है, यदि भिन्न भिन्न आकार के प्याले को प्रथम बार क्रम अनुसार लगा देता है तो यह उसकी बौद्धिक वृद्धि की खोज और निर्माण से संबंध। ठीक है, इसके बाद अगला हम देखते हैं, अगला पॉइंट है, अगला कौन सा पॉइंट है इसको देख लेते हैं। तो दूसरा पॉइंट है कार्य एवं क्रिया का अर्जन। कार्य एवं क्रिया का अर्जन क्या है? तो कायात्मक क्रिया का तात्पर्य उस विशिष्ट प्रकार के मानसिक दिनचर्या से है जिसका मुख्य विशेषता उत्क्रमणशीलता होती है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है कि प्रत्येक क्रियात्मक क्रिया का एक तर्कपूर्ण विपरीत प्रभाव होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए एक मिट्टी के चक्र के रूप में जोड़ना एक क्रियात्मक क्रिया है। ठीक है, क्रियात्मक क्रिया की सहायता से बच्चे मानसिक रूप से वह पुनः पहुंच सकते हैं जहां से उन्होंने प्रारंभ किया है। ठीक है, यानी कि कोई बच्चा है, कोई कार्य कर रहा है और वो बीच में खराब हो जाता है तो वो पुनः उस कार्य को रीस्टार्ट करने यानी शुरुआत से करता है और उसको फिर क्रम से अंतिम पायदान पे ले जाता है, तो उसको हम क्रिया या कार्य का क्रियात्मक या कार्य क्रिया का अर्जन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरा इसमें पॉइंट आता है कि पियाजे के विचार है कि जब तक बालक किशोरावस्था तक नहीं पहुंच जाता तब तक वह भिन्न भिन्न विकास अवस्था में भिन्न भिन्न वर्गों को क्रियात्मक क्रिया से अर्जन करता है, यानी कि जब तक वो किशोरावस्था में नहीं पहुंच जाता है बालक तो चीज़ों को अलग अलग प्रकार से विभिन्न प्रकार से सोचने और समझने की क्रिया करता रहता है। ठीक है, अब अगला हम देख लेते हैं, अगला क्या है? तो अगला है जीन पियाजे के नैतिक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे के नैतिक विकास का सिद्धांत क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो पियाजे के नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, इसके अनुसार नैतिक निर्माण के विकास में एक निश्चित क्रम तो तार्किक क्रम होता है, यानी कि नैतिक निर्माण के विकास में एक निश्चित क्रम और तार्किक क्रम होता है। ठीक है, पियाजे के अनुसार नैतिक अवस्था के 2 प्रकार की होती है, यानी 2 प्रकार कौन कौन सी होती है? तो इसमें पहला होता है प्रायतः नैतिक, स्टेज ऑफ हेटेरोनोमस मोरलिटी। ठीक है, तो ये जो अवस्था होती है 2 से 8 वर्ष तक होती है। इसमें क्या कहा गया है? तो कहा गया है कि पियाजे के अनुरूप इस अवस्था में उद्भव बालकों में असमान अंतक्रिया से होती है। ठीक है, इस काल में बच्चे नैतिक नियमों को निष्पक्ष अपरिवर्तनशील एवं दृढ़ प्रवृत्ति के होते हैं, यानी कि जो चीज़ बच्चे को बता दी जाती है उसे वो दृढ़ रूप से जानते और समझते हैं। ठीक है, दूसरा होता है स्वायत्ता नैतिकता यानी एटोनोमियस मोरलिटी, जो ये अवस्था 9 से 11 वर्ष तक होती है। ठीक है, तो इस काल में नैतिकता बच्चों के समकक्ष अर्थात मित्रों के बीच संबंध से विकसित होती है, यानी कि जो उसके आसपास के जो बालक होते हैं या उसके मित्र होते हैं उनसे ये सीखने को मिलती है। ठीक है, अपने मित्रों के संबंध के द्वारा न्याय का एक ऐसा दर्शन उभरता है जिसके दूसरे के अधिकारों के संदर्भ एवं चिंतन एवं पारस्परिक भाव देखने को मिलता है। ठीक है, बच्चों में सोचने की प्रवृत्ति होती है और नियमों एवं कानून लोगों द्वारा निर्मित होती है, यानी कि बच्चे में स्वयं को सोचने की प्रवृत्ति है कि कौन सा नियम कैसे है और उसको जानने के लिए इसमें इच्छा होती है। ठीक है, इसके बाद हम अगला नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अगला क्या है? चलिए समझते हैं कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत क्या दिया। ठीक है, तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने जीन पियाजे के सिद्धांत को आधार बनाया। ठीक है, नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत दिया। ठीक है, जिसे उसे 3 भागों में विभाजित किया, यानी कि जो लॉरेंस कोहलबर्ग थे वो जीन पियाजे के जो सिद्धांत है उसका आधार बनाकर नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, यानी नैतिक माने मोरलिटी कि बच्चे कैसे नैतिकता बनते हैं या होते हैं। ठीक है, इसमें पहला आता है पूर्व परंपरागत स्तर या पूर्व नैतिक स्तर। ठीक है,
जो 4 से 10 वर्ष तक होती है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इस आयु में बालक अपनी आवश्यकताओं से संबंध में सोचते हैं तथा नैतिक दुविधा से संबंधित प्रश्न उनके लाभ या हानि पर आधारित होती है। यानी कि जो उनकी नैतिक दुविधा होती है उसको लाभ या हानि पर आधारित होती है। ठीक है, दूसरा है नैतिक कार्य का संबंध सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से क्या सही है एवं क्या गलत है उससे संबंधित होती है। ठीक है, तो इसके भी 2 चरण होते हैं। ठीक है, पहला होता है दंड तथा आज्ञापालन अभिमुखता, दूसरा होता है आत्म अभिरुचि तथा प्रतिफल अभिमुखता। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं इसमें क्या कहा गया है लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार। ठीक है, तो इसमें पहला जो दंड तथा आज्ञापालन अभिमुखता, इसमें क्या कहा गया है, तो बालकों के मन में आज्ञापालन का भाव दंड पर आधारित होता है। यानी कि कोई बालक है, अगर वो दंड को देखकर किसी कार्य को करता है तो वो चीज़ इसमें देखने को हमको मिलती है। ठीक है, इस अवस्था में बालकों को नैतिक ज्ञान होता है, तो बालक स्वयं को परेशानियों से बचाना चाहता है। कोहलबर्ग का मानना है कि कोई बालक यदि स्वकीर्ति व्यवहार अपनाता है तो इसका कारण दंड से स्वयं को बचाना है। यानी इनके कहने का मतलब है कि कोई बालक किसी कार्य को कर रहा है तो जो बड़ों के द्वारा उसको जैसे मारने या उससे बचने के लिए किसी चीज़ों को करता है। यानी कि जो कोई कार्य अगर बच्चे कर रहा है तो वो बड़ों से बचने के लिए करता है। यानी कि उसको किसी कार्य के लिए पीटा ना जाए या उसको मारा ना जाए, तो इससे बचने के लिए बालक उस कार्य को करने लगता है। ठीक है, इसमें दूसरा पॉइंट देखते हैं। इसमें दूसरा पॉइंट है कि आत्म अभिरुचि तथा प्रतिफल अभिमुखता। इसमें क्या कहा गया है कि इस अवस्था में बालकों का व्यवहार खुलकर सामने नहीं आता है। यानी कि इसमें जो बालकों का व्यवहार है वो खुलकर सामने नहीं आता। ठीक है, वो अपनी रुचियों को प्राथमिकता देते हैं। ठीक है, तो वो पुरस्कार पाने के लिए नियमों का अनुपालन होता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि यानी कि जो बालक होते हैं उसमें किसी पुरस्कार या उससे संबंधित जो इसमें क्या होता है कि किसी कार्य को करते हैं इसलिए कि ताकि उनको दूसरे के द्वारा पुरस्कार मिल सके। ठीक है, इसके बाद अगला है दूसरा है परंपरागत नैतिक स्तर, यानी जो 10 वर्ष से 13 वर्ष तक होता है। इसमें क्या कहा गया है कि कोई बालक दूसरे व्यक्ति के नैतिक मानकों को अपने व्यवहार में समाहित करता है तथा उस मानकों को सही या गलत पक्ष पर चिंतन तथा माध्यम से निर्णय करता है। ठीक है, और उस पर अपनी सहमति बनाता है। ठीक है, इस स्तर पर बालक अपनी आवश्यकताओं के साथ साथ दूसरे की आवश्यकताओं पर ध्यान देता है। इसके भी 2 स्तर है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कोई बड़े को व्यवहार को जानता और समझता है तथा उनके अनुसार उसके क्या सही है और क्या गलत है उससे निर्णय लेता है। ठीक है, तथा दूसरे के प्रति इसमें बड़ा तत्परता रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें भी 2 चरण है। इसमें पहला है अधिकार और संरक्षण के अभिमुखता, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है कि इस अवस्था में बच्चे नियम एवं व्यवस्था को प्रति जागरूक होते हैं। ठीक है, तथा वे नियमों एवं व्यवस्था को अनुपालन के प्रति जवाबदेही होते हैं। ठीक है, इसमें बच्चे नियमों को जानते हैं और उसके अनुसार कार्य करते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है अच्छा लड़का या अच्छा लड़की, यानी कि इस अवस्था में बच्चे एक दूसरे के सम्मान करने की भावना होती है तथा एक दूसरे को भी सम्मान के पाने की इच्छा रखते हैं। इसमें क्या होता है कि अच्छा लड़का और अच्छा लड़की में होता क्या है कि वो अपने आप को अच्छा साबित करने या अच्छा दिखने के लिए चीज़ों को करते हैं और दूसरे को लुभान्वित करते हैं। यानी कि दूसरे को अपने आप की तरफ अट्रैक्शन करते हैं कि मैं इस कार्य को कर रहा हूँ तो मैं अपने आप को अच्छा साबित कराऊंगा। ठीक है, ठीक है, अगला पॉइंट है, अगला इसमें आता है उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर या आत्म आंगीकृत नैतिक स्तर, जो 13 वर्ष से ऊपर के होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कहा है कोहलबर्ग ने, तो कोहलबर्ग के मत के अनुसार नैतिक विकास के परंपरागत स्तर पर नैतिक मूल्यों या चारित्रिक मूल्यों का संबंध है। ठीक है, इसमें अच्छे या बुरे कार्य का संदर्भ में निहित होता है। तब बालक बाहरी सामाजिक आशाओं को पूरा करने में रुचि लेता है। ठीक है,
तथा बालक अपने परिवार, समाज एवं राष्ट्र के महत्व को प्राथमिकता देता है। ठीक है। एक स्वीकृति व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करता है। इसके भी 2 चरण हैं। ठीक है। इसमें जो पहला चरण है सामाजिक अनुबंध अभिमुखता तथा दूसरा है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। ठीक है। इसमें सामाजिक अनुबंध अभिमुखता में क्या कहा गया है कि इस अवस्था में बच्चे वही करते हैं जो उनको सही लगता है, यानी कि इस अवस्था में जो बालों को सही लगेगा वही करेंगे तथा वे ये भी सोचते हैं कि स्थापित नियमों को सुधार एवं आवश्यकता की जरूरत है। यानी कि जो नियम बने हुए, जैसे महिलाओं के प्रति नियम बने हुए कि घर का खाना बनाएगी या चीज़ों को करेगी महिलाएं हैं, तो इन नियमों का उनके अंदर सोचने या बदलने की भावना विकसित हो जाती है। ठीक है। उसके बाद दूसरा है सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत का अभिमुखता। इसमें क्या कहा गया है कि इस अवस्था में अंतःकरण यानी को साइंस की ओर अग्रसर हो जाते हैं और बच्चे के चलन दूसरे की प्रतिक्रियाओं के विचार किए बिना उसके आंतरिक आदर्शों के द्वारा होता है। यानी कि दूसरे से विचार के सोचने के बावजूद अपनी प्रतिक्रिया और किसी कंसेप्ट पर अपना विचार प्रस्तुत करते हैं और सोचते हैं। ठीक है। तो इसमें कहा गया है। ठीक है। इसके बाद अगला हम देखते हैं, अगला कौन सा है, तो अगला है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अन्य अवस्थाएं। यानी कि कोहलबर्ग के सिद्धांत के अन्य अवस्थाएं क्या क्या है, इसको हम देख लेते हैं। तो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की अवस्था में कुछ अन्य सिद्धांत दिए हैं जो निम्न प्रकार हैं, और कौन कौन से है, तो इसमें पहला आता है स्वकेंद्रित अवस्था। स्वकेंद्रित अवस्था क्या होती है, इसको हम देख लेते हैं। तो इस अवस्था का कार्य तीसरे वर्ष से शुरू होकर 6 वर्ष तक रहता है। यानी कि जो ये कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक होता है। ठीक है। और इसमें इस अवस्था में बालक की सभी व्यवहार क्रियाएं अपनी व्यक्तित्व आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूर्ति के चारों ओर केंद्रित होते हैं। यानी कि अपनी इच्छाओं के प्रति व्यवहार जो है केंद्रित होती है। ठीक है। बालकों के लिए वही नैतिक होता है जो वो स्वयं आत्म अर्थात आत्म कल्याण से जुड़ा है। यानी कि जो बच्चे आपने देखा होगा कि छोटे होते हैं तो वो अपने खिलौनों को पाने के लिए जो चीज़ हरकतें करते हैं तो वो अपने आप तक सीमित रहते हैं। यानी कि उनको मिलेगा तो वो उसका व्यवहार करेंगे। ठीक है। तो इसे हम स्व केंद्रित अवस्था कहते हैं। इसके बाद अगला आता है दूसरा आता है परंपराओं को धारण करने की अवस्था। यानी परंपराओं को धारण करने की अवस्था ये जो है 7 वर्ष से लेकर किशोरावस्था के प्रारंभिक काल के संबंध इस अवस्था में होते हैं। यानी कि जो 7 वर्ष से लेकर किशोरावस्था के प्रारंभिक काल से संबंध है, यानी कि जो किशोरावस्था की जो शुरुआती स्टेज होता है वहाँ तक है। ठीक है। इसमें क्या कहा गया है कि इस अवस्था का बालक सामाजिक गुणों को धारण करता हुआ देखा जाता है। अतः इसमें समाज के बनाए नियमों, परंपराओं तथा मूल्यों का धारण करने की संबंधित नैतिक विकास हो जाती है। यानी कि जो समाज द्वारा नियम बनाए गए हैं तो वो चीज़ों को धारण करने लगता है। ठीक है। दूसरा है इस अवस्था में उसे अच्छाई बुराई का ज्ञान हो जाता है और वह समझने लगता है कि उसके किस प्रकार का आचरण व्यवहार दूसरों को आहित होगा और ठोस पहुंचाएगा। यानी कि वो समझने लगते हैं कि हमारे किस कार्य के द्वारा दूसरे को अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा या उसको ठेस पहुंचेगा। ठीक है। इसके बारे में वो समझने लगते हैं। इसके बाद तीसरा आता है कि आधारहीन चेतना अवस्था। यानी आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। इसमें क्या होता है, इसमें देखते हैं कि यह अवस्था किशोरावस्था से जुड़ी है। यानी कि जो एडोलेसेंस अवस्था होती है इससे जुड़ी हुई है। ठीक है। तो इसमें क्या है कि इस अवस्था में बालकों का सामाजिक, शारीरिक तथा विकास अपनी ऊंचाइयों को छूने लगता है। ठीक है। और उसमें आत्मचेतना की शुरुआत हो जाती है। यानी कि इस अवस्था में आत्मचेतना की शुरुआत हो जाती है। ठीक है। इसमें दूसरा पॉइंट है कि यह मेरा आचरण है, यह व्यवहार करता हूँ, ऐसा व्यवहार करता हूँ जिससे उसकी अनुभूति होने लगती है तथा अपने व्यवहार, आचरण और व्यक्तिगत संबंधित गुणों को स्वयं की आलोचना करने की प्रवृत्ति इसमें पनपने लगती है। यानी कि जो एडोलेसेंस में होता क्या है कि दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं ऐसा हूँ, मैं इतना ख़राब हूँ, ये चीज़ भावना अंदर आने लगती है किशोरावस्था में। ठीक है। तो इन चीज़ों को इसमें कहा गया है। ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है कि आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था है। आधारयुक्त आत्मचेतना क्या है कि नैतिक या चारित्रिक विकास का यह चरम अवस्था है। भली भांति परिपक्व ग्रहण करने के बाद
इस प्रकार के विकास संभव है। यानी कि जब पूरा बच्चा मैच्योर हो जाता है, इसके बाद ये चीज़ें आती है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि जिस प्रकार के नैतिक आचरण और चारित्रिक मूल्यों की बात बालकों के विषय में की जाती है, उसके पीछे केवल उसकी भावनाओं को परवाह मात्र ही नहीं होता, बल्कि वह अपनी मानसिक शक्तियों को उचित प्रयोग करता हुआ अच्छी तरह सोच समझकर किसी व्यवहार या आचरण विशेष को अपने व्यक्तित्व गुणों के धारण करता हुआ पाया जाता है। यानी कि इसमें कहा गया है कि कोई चीज़ करने से पहले इस अवस्था में बालक सोचेगा, समझेगा तथा उसको अंजाम देगा। इसके बाद जो उसका परिणाम निकलेगा तो उससे वो समझने और जानने की इच्छा उसके अंदर इस समय ज़्यादा आ जाती है। ठीक है, इसके बाद अगला है वाइगोस्की के सिद्धांत। वाइगोस्की का सिद्धांत क्या है, इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो वाइगोस्की सामाजिक विकास का सिद्धांत है। इसमें क्या कहा गया है कि जो वाइगोस्की हैं, जो सोवियत रूस के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, बालकों में सामाजिक विकास से संबंधित एक सिद्धांत का प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत में उन्होंने बताया कि बालक हर प्रकार के विकास में उसके समाज का विशेष योगदान होता है। यानी कि जब बालक का विकास होता है तो उसमें समाज का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, वाइगोस्की जी ने कहा है, इसलिए बालक के संज्ञानात्मक विकास का भी मूल कारण सामाजिक अनुक्रिया से है। यानी कि जो बालक का संज्ञानात्मक विकास है वो समाज से ही होता है। ठीक है, इनका कहा गया है, कहना में है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं कि वाइगोस्की के समीपस्थ विकास का सिद्धांत क्या है। यानी कि वाइगोस्की के समीपस्थ विकास का सिद्धांत क्या कहता है, इसको समझते हैं। ठीक है, तो ये वाइगोस्की से सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का एक भाग है। ठीक है, इसके अंतर्गत वाइगोस्की ने एक संप्रदाय दिया जिसका नाम था स्कैप फोल्डिंग, यानी सहारा देना। ठीक है, स्कैप फोल्डिंग का अर्थ होता है कि जब बच्चा किसी समस्या का समाधान के लिए किसी वयस्क के साथ मार्गदर्शन की उपस्थिति में कार्य करता है तो वह प्रक्रिया स्कैप फोल्डिंग कहलाती है। ठीक है, जब बच्चा किसी समस्या का समाधान का हल किसी की सहायता से करता है तो वह प्रक्रिया सहारा देना कहलाती है। ठीक है, तथा जब बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करता है तो उसे व्यक्तिगत वार्ता या कार्य करता है तो उसे अपनी प्रगति संबंधित कार्य करता है तो उसे हम वार्ता स्वतः नियम कहते हैं, स्वतः नियमन कहते हैं। ठीक है, तो मेन कंसेप्ट इसमें कहा गया है ये कि वाइगोस्की जी जो है समीपस्थ विकास का सिद्धांत दिए हैं, तो इसमें एक स्कैप फोल्डिंग शब्द आता है। स्कैप फोल्डिंग मतलब कि कोई छोटा बच्चा है, उसको बड़े के द्वारा किसी कार्य को करने के लिए सहारा मिलता है या हेल्प मिलता है तो उसको हम स्कैप फोल्डिंग कहते हैं। ठीक है, तथा बच्चे किसी कार्य को करता है तथा अपने आप से बात करता है या अपने आप को बताता है, डायरेक्शन देता है तो उसे वो हम स्वतः नियमन कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, इसके लिए धन्यवाद, तब तक के लिए नमस्कार। ठीक है।